Hello, hope you are doing well. I am Manohar Raspurohit and welcome to Physics RJ19. This video lecture is for class 10 electricity. Let's start second part of chapter electricity. लास्ट वीडियो चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सिंबल और इलेक्ट्रिक सर्किट तक जो स्टडी किया था, चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. Our next topic is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आप सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge from infinity to a point. If W is the work done, Q is the charge, then electric potential. देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. वी हैव एन इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज एट इंफिनिटी. हमारे पास इंफिनिटी पर एक पॉजिटिव चार्ज है. इस पॉजिटिव चार्ज को अपने को कैरी करके पॉइंट ए तक लेके आना है. अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से कैरी करोगे और पॉइंट ए तक लाओगे तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी. तो इस पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से कैरी करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सिंपल, मैं रिपीट कर देता हूं. तो पॉजिटिव चार्ज को यहां से पॉइंट ए तक कैरी करने के लिए जो वर्क डन की रिक्वायरमेंट है उसको अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन V से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V से डिनोट करेंगे तो पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी यहां पर चार्ज जो आप कैरी कर रहे हो, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड also the magnitude of charge. The required amount of work done is W and magnitude of charge is Q. That's why the formula of electric potential V equal to W upon Q. Okay. Formula is V equal to W upon Q. W is work done and Q is charge. तो किसी पॉजिटिव चार्ज यानी Q चार्ज को आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी इंफिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. तो यहां पर ये क्लियर हो गया. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट होती है. V से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल की यूनिट को. अब ये इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर लेंगे. Every electrical equipment needs a voltage or a volt for a successful operation. हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसको पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है. उसी पोटेंशियल को अपन लोकल लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं. तो ये वही वोल्टेज है जिसको आप रेगुलर में घर में यूज करते हैं. आपके AC, टीवी, कूलर, फ्रिज या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पर उसी पोटेंशियल को अपन डिस्कस कर रहे हैं. वही पोटेंशियल या वोल्टेज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल और वोल्टेज, उसकी यहाँ पर अपन स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ डोमेस्टिक हाउस होल्ड सप्लाई द वोल्टेज रेटिंग इज 240 वोल्ट. यानी आपके घरों में जो वोल्टेज आता है यानी जो वोल्ट की सप्लाई है वो 240 वोल्ट है. ये पोटेंशियल है घर में. तो अब यहाँ पर ये पोटेंशियल किसको कैरी करके ला रहा है? ये यहाँ से बाहर से जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन है आपकी पोल से, उससे आपके घर तक चार्जेस को कैरी करके ला रहा है. उसको कैरी करने के लिए उसको इतने वर्क डन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये उसका पोटेंशियल है. अगर उसको ज्यादा चार्जेस को कैरी करना होगा या ज्यादा डिस्टेंस से तो ज्यादा वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो ये एक सिंपल और बेसिक टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक
potential difference. Electric potential difference means what? Simple basic term, जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपन ने डिस्कस किया, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B. Potential at point A is VA and potential at point B is VB. That's why the potential difference between point A to B, potential difference between point A to B is VA minus VB. It is the difference of potential at two particular point. इसको अपन potential difference बोलते हैं। तो यहाँ इस पूरे सिस्टम के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB। फॉर एग्जाम्पल, होप कि पोटेंशियल जो है इन दोनों पॉइंट्स पर, पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स पर अगर इक्वल होता है, पोटेंशियल अगर इन दोनों पॉइंट्स पर इक्वल होता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी भी टाइप का चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर इन दोनों पॉइंट का बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ऑलवेज हायर पोटेंशियल लेवल से लोअर पोटेंशियल लेवल की तरफ चार्ज फ्लो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, VA is at higher potential and VB at lower potential. तो VA से VB की तरफ चार्ज फ्लो करेंगे। जब चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो क्या फ्लो करेगी? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर भी यही लिखा हुआ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच में जो चार्ज को आप कैरी करोगे वो उसका वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सपोज कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में किसी भी पॉइंट चार्ज को कैरी करवाने के लिए अगर किसी भी वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 0 है तो वहां पर कोई भी चार्ज इजीली मूव कर सकता है विदाउट एनी वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A और B, यहाँ एक एग्जांपल की फॉर्म में भी समझाया हुआ है कि VAB, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एक पॉइंट का पोटेंशियल A, दूसरे का B, दैट डिफरेंस VAB, जैसा अभी मैंने आपको बताया VA माइनस VB, उसको अपन लिख सकते हैं VAB। तो वर्क डन टू कैरी चार्ज Q फ्रॉम A टू B इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो ए पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? एक पोटेंशियल ही है। दैट्स व्हाई इसकी स्टैंडर्ड यूनिट भी क्या होगी? वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ओम्स लॉ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है वोल्टेज और करंट में। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है उसको अपन ओम्स लॉ की हेल्प से समझ लेते हैं। क्या होता है ओम्स लॉ? लेट्स सी। अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। किसी भी कंडक्टर वायर में जो करंट फ्लो करेगी वो करंट उन वायर के दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर अपने पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A का पोटेंशियल डिफरेंस है VA एंड पॉइंट B का पोटेंशियल डिफरेंस है VB। दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और दूसरा लोअर पोटेंशियल पर है। ऑब्वियसली जो करंट की डायरेक्शन है वो आपको क्लियरली इंडिकेट करेगी कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है। द करंट इन दिस वायर इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, दैट्स व्हाई पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट B इज एट लोअर पोटेंशियल। तो पॉइंट A जो है वो हाई पोटेंशियल पर है तो और पॉइंट B लो पोटेंशियल पर है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगी, ये करंट की डायरेक्शन है। अब मैं कह दूं कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी दोनों के बीच में
बहुत ही लार्ज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है। तो जब इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा पोटेंशियल का तो हाई अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, तो करंट भी ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी। और अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस इज वेरी लो, देन वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो इस वायर से करंट भी बहुत लो फ्लो करेगी। इट मीन्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी हाई अमाउंट में फ्लो करेगी, और पोटेंशियल का डिफरेंस जितना लो होगा, जितना स्मॉल होगा, करंट भी उतनी स्मॉल फ्लो करेगी। तो इसको अपन ने एक रिलेशन से जो है शो किया दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज इज और पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। अब इस रिलेशन में ये प्रोपोर्शनल टू का साइन परमानेंट साइन नहीं होता है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जब ये साइन रिमूव होगा तो इसकी जगह आएगा इक्वल टू और साथ में एक कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज R। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू का साइन रिमूव होने पर एक कांस्टेंट आता है साथ में, जिसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। हियर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो यहां पर अपने पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो रिलेशन अभी अपन ने देखा, V और I के अंदर जो रिलेशन है उसमें से प्रोपोर्शनल टू का साइन जब रिमूव होगा तो इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। R इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर। Every conductor, every wire in every circuit can offer resistance in the path of current। तो सारी रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं करंट के फ्लो होने में, और रेजिस्टेंस ऑफर करने से करंट के पाथ में डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। करंट कंप्लीटली हाई एफिशिएंसी के साथ या 100% एफिशिएंसी के साथ फ्लो नहीं हो पाती है। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक तरीके का डिस्टॉर्शन है इन द पाथ ऑफ करंट। Now let's see the graphical representation of Ohm's law। तो Ohm's law को ग्राफ की हेल्प से अपन समझते हैं। अपन ने क्लास 9th में भी ये पढ़ा कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनके बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो उनका कर्व ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि Ohm's law का कर्व कैसा है। तो Ohm's law के कर्व में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V या पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन y एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑन x एक्सिस। अपन दोनों एक्सिस पर ग्राफ बनाने के लिए इसको यहाँ पर रख दिए। एक स्केल यहाँ पर अपन ने फिक्स कर दी, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर? नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस को अपन ने अभी पढ़ा। करंट जो फ्लो होती है किसी पाथ में तो उसका जो डिस्टॉर्शन है, जो अपोजिशन है, जो अपोज करता है करंट को, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। द SI और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो मिस्टर ओम के लॉ से रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट निकला है, इसीलिए इसकी स्टैंडर्ड यूनिट ओम होती है। ओम का ये सिंबल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके का ओम का सिंबल होता है। 1 ओम की एक डेफिनेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस कीजिएगा। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर कैरिंग 1 एम्पियर करंट व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो यहाँ इस डायग्राम में कंडक्टर वायर, जो ग्रीन कलर का कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस कंडक्टर वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, दैट मीन्स इस कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस R कितना है? दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ओम। ये जो ओम का सिंबल था, 1 ओम यहाँ का रेजिस्टेंस है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू I R। आर फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ ऑफ पोटेंशियल इज V इक्वल टू I R।
इस V इक्वल टू IR फॉर्मूले के अलावा इसी बेसिक फॉर्मूले से इसकी दो और फॉर्म्स पॉसिबल है, दैट इज I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R और R इक्वल टू V अपॉन I। ये तीन फॉर्मूले ओम्स लॉ से अपने को मिलते हैं। जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, अगर आपको आई वी फाइंड करना है तो ये अप्लाई करेंगे, आई फाइंड करना है तो ये अप्लाई करेंगे, और रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो ये अप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। कंडक्टर वायर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसके लिए अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। किसी भी वायर के जो मटेरियल है, उसका जो नेचर है, उस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सपोज कि आपके पास तीन वायर है, ये तीनों डिफरेंट मटेरियल के वायर हैं, यानी इनका नेचर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ब्लू वायर कॉपर का है, येलो वाला वायर आयरन का है और पिंक वायर एल्यूमिनियम का है। इन तीनों वायर का नेचर डिफरेंट है, तीनों अलग अलग मटेरियल से बने हैं, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कॉपर का, आयरन का और एल्यूमिनियम का, तीनों का डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा, जिसमें से सबसे लो रेजिस्टेंस कॉपर का होगा, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। तो कोई भी वायर या मटेरियल जितना ज्यादा कंडक्टिव होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो एक यहां से आपको एक चीज और समझ में आ जाती है कि रेजिस्टेंस जो है वो उसकी कंडक्टिविटी, यानी वो कितना कंडक्ट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सकता है, कितना एक्यूरेटली, कितना एफिशिएंसी के साथ, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के कंडक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। सेकंड, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पर, यानी वायर की लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होता है, डिक्रीज करने पर भी उस पर इफेक्ट होता है। वो कैसे होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। और थर्ड जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो जो अपना सेकंड फैक्टर है जिस पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसके कारण रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन आता है, उसमें चेंजेस हो सकता है, उसको डिस्कस करते हैं। अपने पास एक कंडक्टर वायर है, यहाँ पर ये जो कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर की लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब इसका ये जो राउंड शेप वाला एरिया है, इस तरफ और इस तरफ दोनों, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, जो एक राउंड, एक सर्कुलर शेप जैसा आपको दिखता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये लेंथ है। इस कंडक्टर वायर का, जो आपको यहाँ पर ये वायर दिख रहा है, इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। इस वायर के दोनों पॉइंट्स, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां पर है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इस वायर में इस पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण यहां पर I करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर का उसके रेजिस्टेंस पर, यानी R पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चेक करने के लिए अपन इस कंडक्टर वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं। ऐसा ये कंडक्टर वायर है, उसकी लेंथ को कर दिया डबल। यहाँ पर ये देखो, एक L और ये L, तो टोटल आपके पास जो लेंथ है वो यहाँ पर बन गई 2L। लेंथ यहाँ पर डबल हो गई। लेंथ डबल होने से जितने वायर अपने पास बन गए साथ में, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V एंड V, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास क्या हो गया, 2V। इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V और सेकंड वायर का भी पोटेंशियल डिफरेंस V, क्योंकि जैसे ही आप वायर चेंज करोगे या वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली उसके साथ में इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ बढ़ चुकी है और अब उसके लिए अलग वर्क डन की, यानी डिफरेंट वर्क डन की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये किया, अब इस केस में अपन फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सिंगल वायर है उसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, और इसके सिमिलरली
जो अपन ने वायर की लेंथ को डबल किया है तो उसका अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो है वो चेंज हो चुका है, वो पोटेंशियल अब 2V हो चुका है। जब पोटेंशियल यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो चुका है 2V, तो फिर यहाँ अपन इसी फॉर्मूले में V की जगह इस वायर के लिए 2V पुट करेंगे, और जब आप यहाँ पर 2V पुट करोगे तो 2V अपॉन I इज द रेजिस्टेंस फॉर न्यू केस, रेजिस्टेंस फॉर द न्यू केस व्हेन द लेंथ ऑफ वायर गेट डबल्ड। तो वायर की लेंथ को आपने डबल कर दिया, यानी टोटल लेंथ हो गई 2L। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए V अपॉन आई, V अपॉन आई क्या है आपके पास, R है, यहाँ पर आपके पास है 2V अपॉन आई, यानी V अपॉन आई तो एज इट इज है, इस V अपॉन आई को आप रिप्लेस कर सकते हो इस R से, इस वाले R से। जब रिप्लेस कर लिया तो आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस मिलेगा वायर का, दैट विल बी R डैश, वो आपके पास हो जाएगा 2R। इट मीन्स आपने क्या किया, लेंथ को डबल किया, लेंथ को क्या किया, डबल, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल। अब अगर आप इसके जैसा ही एक और वायर इसके साथ में ऐड करके इसकी लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज करोगे तो इसका रेजिस्टेंस भी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है इस लेंथ ऑफ कंडक्टर वाले फैक्टर का, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इफेक्ट, उसको देख लेते हैं। तो अब अपने पास जो कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपको चेंज करना है और फिर उसका क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पर, ये अपन समझते हैं। तो कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपन ने चेंज किया, ये कंडक्टर वायर, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ उसकी L, इसके कारण उसका रेजिस्टेंस है R इक्वल टू V अपॉन I, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स इज V। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इस तरीके से कट किया, जो डॉटेड लाइन आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, इस तरीके से मैंने इस वायर को कट कर दिया। कट करते ही क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हाफ हो गया, ऊपर आधा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर रह गया और हाफ नीचे रह गया, हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर और हाफ नीचे। करंट जो है वो इस पूरे के अंदर I फ्लो कर रही है। इस कंडक्टर वायर के चार्जेस जो है इसके अंदर जो फ्लो हो रहे हैं वो भी हाफ हो जाएंगे। चार्ज जैसे हाफ हो जाएंगे इट मींस इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ। तो इसमें से अब I/2 करंट ऊपर वाले पार्ट में से फ्लो करेगी और I/2 पार्ट नीचे वाले पार्ट में से, तो करंट क्या हो गई, डिवाइड। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ करने से इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो जाती है, ये आपको यहाँ से समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर हाफ हो जाती है तो मैं नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है R डैश, उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में पुट करता हूँ, सेम फॉर्मूला V अपॉन आई का, V अपॉन आई, और I की जगह आप क्या पुट करोगे, I/2, क्योंकि आपकी करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस तरीके से कट करने से हाफ हो चुकी है। तो हाफ होने से V अपॉन आई अपॉन 2। अब ये जो I है उसके अपॉन में 2 है तो 2V अपॉन आई। अब 2V अपॉन आई आपके पास क्या बन गया, वापस अगेन सेम V अपॉन आई, V अपॉन आई मीन्स R, तो R डैश की वैल्यू आपके पास यहाँ पर फिर से क्या मिल गई, 2R, R डैश की वैल्यू मिल गई 2R। तो आप देखिए आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ किया, फिर भी रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल, यानी रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का। सिंबल यही है प्रोपोर्शनल टू का, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखा जाए तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और 1 अपॉन में लिखा जाए, ये 1 अपॉन है, L नहीं है, तो 1 अपॉन में लिखा जाए तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। तो यहां से दूसरा रिलेशन मिला आपको, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो दोनों फैक्टर से अपने पास दो रिलेशन मिले। फर्स्ट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड सेकेंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों रिलेशन को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास बनेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब देखिए इसमें फर्स्ट भी कवर हो गया और सेकेंड भी कवर हो गया, इसलिए अपन इसकी कंबाइंड फॉर्म लिख देते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल टू का साइन आपको पता ही है, टेम्परेरी होता है, उसको रिमूव करके इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू L/A, और जैसे ही ये साइन रिमूव होगा इसके साथ में आ जाएगा एक नया कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रो, एक नया कांस्टेंट जिसका नाम है रो। यहाँ पर ये रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर वायर। अब देखिए एक नया टर्म आ गया है, पहले रेजिस्टेंस आया था ओम्स लॉ से, अब ये रेजिस्टिविटी आ गया। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कुछ डिफरेंस है।
वो डिफरेंस अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं, यानी रेजिस्टिविटी टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। रेजिस्टिविटी इस फॉर्मूले से आपको एक्सप्लेन हो जाएगी कि रेजिस्टिविटी जो है वो किसी कंडक्टर वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको अपन रेजिस्टिविटी कहते हैं। कैसे? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से फाइंड करने के लिए, यहाँ से फाइंड करने के लिए आपको इस A को रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई में और L को यहाँ पर डिवाइड में ट्रांसफर करना होगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिलेगा R इंटू A, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, R इंटू A अपॉन L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो बिल्कुल फिट बैठती है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन और उसका यूनिट देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। जैसा भी मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूले में, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। स्टैंडर्ड यूनिट जो है रेजिस्टिविटी की वो होगी ओम इंटू मीटर। कैसे हुई स्टैंडर्ड यूनिट? यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ओम इंटू मीटर। क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पर भी यही लिखा हुआ है ओम इंटू मीटर। अब ध्यान रखिएगा यहां पर ओम और बीच में ये जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। यूनिट के अंदर डैश से या माइनस के साइन जैसा जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रेफर टू अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस है जो यूनिट लेंथ में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण ऑफर होता है। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है यानी उल्टा रेजिस्टिविटी का, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस मीन्स अपोज करना और कंडक्शन मीन्स फ्लो करना। तो रेजिस्टिविटी अगर अपोज करने का काम करती है तो कंडक्टिविटी उसको फ्लो का मीनिंग देगा। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हुआ कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को आप रो से डिनोट करते हैं तो कंडक्टिविटी को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से। इस तरीके का सिग्मा होता है, ये जो है ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। तो कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होने के कारण इसकी यूनिट भी क्या होगी? अगर रेजिस्टिविटी की ओम इंटू मीटर है तो ये उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है ओम मीटर, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ओम का उल्टा ओम इनवर्स एंड मीटर का उल्टा रेसिप्रोकल मीटर इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी पर कैसे इफेक्ट डालता है उसमें अपन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों जो मटेरियल्स है उन पर डिस्कस करेंगे। साथ में अलॉयज जो है उन पर भी डिस्कस करेंगे। द रेजिस्टिविटी, द फर्स्ट पॉइंट है द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी इन द सेंस उसमें करंट कम फ्लो करेगी। सेकेंड, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंसुलेटर में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। एंड द लास्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अलॉय में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। तो ये चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको फोकस करना। कंडक्टर और अलॉयज में इंक्रीज होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होता है। अगर अपन थोड़ा और डीपली देखें तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत नॉर्मल जो है वैसे डिक्रीज होता है और इंसुलेटर में बहुत हाई लेवल पर डिक्रीज होता है। ओके, बिकॉज इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिएगा।